नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और स्वदेश न्यूज लगातार बना हुआ है अपनी पड़ताल पर। हमारी पड़ताल, हमारी तफ्तीश बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत को लेकर। स्वदेश न्यूज, हमारी टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची अपनी जान की बाजी लगाकर, और उद्देश्य था कि 29 अक्टूबर को जब ये पूरा देश दिवाली के 5 दिवसीय पर्व को मना रहा था, उत्साहित था, उत्सवों का वो माहौल चल रहा था, तब 10 हाथियों की मौत की खबर आई। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की। हाथी कोदों से मरे ये सामने आया, कोदों में फंगस थी ये सामने आया, फंगस में जहर था ये भी जांच रिपोर्ट में सामने आया। हमने ग्राउंड जीरो पर तफ्तीश कर, पड़ताल कर ये बताया कि फंगस में जहर था, जांच रिपोर्ट कहती है, लेकिन स्वदेश कहता है कि जहर फंगस में नहीं था, जहर पानी में था। तो अब तक क्या क्या हमारी पड़ताल रही, आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। और अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट 3 में, वो ये कि हाथियों के पीछे क्या था। हाथी तो चलकर जंगल से बाहर आए और आकर मरे, उनकी कब्रें बना दी गई, दफन कर दिया गया हाथियों को और हाथियों के साथ सच को। लेकिन जब स्वदेश न्यूज की टीम जंगल में पहुंची तो हाथियों के पहले का जो इतिहास देखने मिला, यकीन मानिए कि आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। अगर आप चाय का कप हाथ में लिए हैं और घूंट लगा लिया है तो ये सच सुनकर वो घूंट आपके गले में अटक जाएगा। अगर आप खाने की थाली पर हैं तो वो कौर आपके हाथ में थम जाएगा। बेतहाशा दरिंदगी जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क यानी कि बीटीआर में जंगल के अंदर हो रही है, और जहां चल रहा है जंगल में वर्दी वालों का जंगल राज। तो देखिए फ्लैशबैक में चलकर कि अब तक क्या क्या हुआ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, हमारी तफ्तीश में, बांधवगढ़, ऑपरेशन बांधवगढ़ के पार्ट 1 और पार्ट 3 में। एक रिपोर्ट देखिए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्वदेश न्यूज ने परत दर परत नए खुलासे किए हैं। अभी तक वन विभाग ने दावा किया है कि कोदो खाकर 10 हाथियों की मौत हुई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने अपनी जांच में कहा था कि कोदो में जहर था, जिसे खाकर हाथियों की मौत हो गई। अब सवाल उठता है, किसके इशारों पर जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की गई? हमने अपने ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 में पहले ही कह दिया था कि हाथियों की जहर से मौत हुई है। डैम का पानी पीने से हाथियों की मौत हुई थी, जिसमें जहर मिलाया गया था। अब आपको बताते हैं कि डैम में इसी जहर के कारण कई मछलियों की मौत भी हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, ये जहर डैम के पानी में कहां से आया? किसकी मिली भगत से पानी में जहर मिलाया गया? आखिर इस पूरे मामले में किसने साजिश की है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हाथियों ने जब डैम का पानी पिया तो हाथी चिल्लाए थे, उस समय अधिकारी कहाँ थे? जब हाथियों ने पानी पिया तो उसे खदेड़ा गया। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हाथियों को खदेड़ा? जब मामला उजागर हुआ तो डैम को साफ करा दिया गया। आखिर किसके इशारे पर डैम को साफ कराया गया? ये वो घटनाएं हैं जो आपने सुनी और हमने अपने ऑपरेशन में खुलासा किया। पूरे मामले में पहले ही बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये रिपोर्ट देखकर दंग रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जंगल घूमने की जगह है, पर्यटन की जगह है? जंगल में रहने वाले जानवरों को आप जो खूंखार समझते हैं वो तो मासूम हैं। असली जानवर तो जंगल में वर्दी में मौजूद लोग हैं, जिनका जंगल के अंदर जंगल राज जारी है, और ये जंगल राज वर्दी में मौजूद लोग चला रहे हैं। दरअसल जंगल के अंदर जानवरों के साथ दरिंदगी हो रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि इंसान ही कर रहा है। यहाँ इंसान सबसे बड़ा दरिंदा बन बैठा है। जंगल की रक्षा करने वाले ही भक्षक बन बैठे हैं। आइए आप भी देख लीजिए वन विभाग के कारिंदों की ये करतूत। तो आपको हमने रिपोर्ट दिखाई और हमने ये बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट
1 और पार्ट 2 में हमने जो तफ्तीश आपको बताई, दरअसल पार्ट 1 में हमने पूरी स्टोरी कवर की ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज ने जाकर, और हमारी कोशिश थी आपको ये बताने की कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है, वो कोदों का खेत और वहां की परिस्थितियां क्या कहती हैं। ग्रामीण बता रहे थे कि जंगल में जाने नहीं दिया गया, वो रूट ट्रैक नहीं करने दिया गया जहां से हाथी होकर जंगल से बाहर निकले थे। पार्ट 2 में हमने बताया कि ग्रामीण क्या कहते हैं, हमने जनता दरबार लगाया, हमने एक चौपाल सजाई सिलखनिया गांव में। एक एक ग्रामीण ने बताया कि दरअसल वहां की मौका वारदात की स्थितियां क्या हैं, वहां की हकीकत क्या। और अब ये ऑपरेशन पार्ट 3 यानी कि बांधवगढ़ ऑपरेशन पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे, ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट 3 में कि हाथियों के पहले भी जो दरिंदगी हुई वो सब आपको बताएंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो घटनाएं हैं जो हमें वहां जाने के बाद पता लगी। हमें पता लगा कि किस तरीके से दरिंदगी हो रही है। हाथी चले गए, वो मार दिए गए, वो दफना दिए गए। हाथियों की मौत का सच भी उनके साथ दफन कर दिया गया। लेकिन जो सच स्वदेश न्यूज आपको बता रहा है, जिन परिस्थितियों से, जिन घटनाओं से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, वो देखकर आप समझेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बीटीआर प्रबंधन, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क और ऐसे पता नहीं कितने जंगलों में, कितने नेशनल पार्क्स में क्या कुछ घटता है। अरबों खरबों का बजट होता है वन विभाग के पास, टाइगर रिजर्व के पास, जानवरों के संरक्षण के लिए, लेकिन वहां की हकीकत क्या है? क्या वाकई में संरक्षण हो रहा है जानवरों का? जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आप देखिए कि ये हाथियों के साथ जो दरिंदगी हुई थी, वहां पर हाथी कैसे खदेड़े गए। हम आपको बताते हैं अब की खबर। अब क्या हुआ? अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऑपरेशन बांधवगढ़। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हाथियों की मूवमेंट की तस्वीरें, हाथियों के पंजों के निशान। हम आपको बता रहे हैं कि जब हाथी परेशान थे तो वो कैसे खदेड़ दिए गए, ये उनकी कब्र है। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें बताएंगे वो तस्वीरें होंगी कि जब हम जंगल गए, बीटीआर गए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व गए, तो वहां और क्या खबरें हमें मिली। ये दफनाने की तस्वीरें हैं जहां हाथियों को जेसीबी से आनन फानन में दफना दिया गया। पता तो ये लगा कि इनका बाकायदा पोस्टमार्टम किया गया, कुछ एक्सपर्ट भी थे, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि वहां कुछ चश्मदीद हमें मिले और वहां की घटनाओं के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि अब तक वहां क्या क्या हो रहा है, जिनसे ग्रामीण परेशान हैं। वो चश्मदीद को सुनिए। जब उनकी पकड़ने की स्थिति आती है तो उनको हम डैमेज करते हैं, पिंजरा होता है, मारते हैं, हमसे अपराध कराया जाता है। दवा का असर रहता है, ऐसी स्थिति में और इसी के दरमियान हमारे एक सुरक्षा श्रमिक के साथ ऐसे हाथी कटवाया गया था, उसको अपराधी घोषित कर दिए थे। तो उसमें से भी हमको डर लगता है कि आज तक हम कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया, कोई फोटो या वीडियो मिलान कर रहे हैं, क्योंकि पूरा उसी बेस में हम बात किए श्रीमान जो 3 संचालक महोदय से, उसे कंप्लीट फोटो तो श्रीमान जी हमारी जान जा सकती है, ऐसे आप कार्य करा रहे हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? तो कहीं वो तो पार्क में रिक्स वाला काम रहता ही है। ये लग रहा है कि हम आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देते देते हम थक गए और हमारी बात जो है पूरे बांधवगढ़ के श्रमिकों को नहीं सुनी जाती है, उससे हम त्रस्त हो गए हैं। और हम यहाँ पे अभी ज्ञापन दिए हैं और सभी श्रमिक जो है ज्ञापन के लिए यहाँ पे आए थे। और क्या है कि ये श्रमिक जो है कभी भी अपनी जान जोखिम में डाल करके मौत के शिकार हो सकते हैं। ये मामला क्या है, तानाशाही पार्क प्रबंधन द्वारा मचाया हुआ है कि मेल है, ये पुराने श्रमिकों को हटा करके नए श्रमिक रखे गए हैं और वो भी रिसोर्ट से हैं, जिसकी 6 जिप्सी चलती हैं, वो रीवा से रहने वाले हैं। सब एडल्ट से ऐसे श्रमिकों को पार्क प्रबंधन द्वारा रखा गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी और ये आप चश्मदीदों को सुन रहे थे। वो चश्मदीद हैं जो कि दैनिक वेतन भोगी हैं। दैनिक वेतन भोगियों से क्या कुछ वहां पर जंगल में कराया जाता है। वन विभाग या वो तमाम अधिकारी जो बाहर से पोस्टिंग ट्रांसफर लेकर यहां पहुंचते हैं, उनके लिए दरअसल ये जंगल, ये टाइगर रिजर्व पैसा कमाने का एक जरिया बन जाता है। वहां जाकर ये जानवरों का संरक्षण नहीं करते हैं, वन्य जीवों को संरक्षण नहीं करते हैं, बल्कि क्या कुछ होता है वो आपने अभी भी सुना। एक और घटना देखिए, एक और घटना हम आपको सुनाते हैं और उसका हम वीडियो आपको हम दिखाएंगे। हालांकि स्वदेश न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन ये खबर आई तो वहीं से है, तो आपको ये मानना होगा। हम खबर की आहट सुगबुगाहट ही माने, लेकिन ये वीडियो सच है। और यहां क्या कुछ होता है, पहले वो वीडियो देखिए, उसकी आवाज पर ध्यान दीजिएगा कि वीडियो बनाने वाले लोग आपस में चर्चाएं क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम लौटेंगे और करेंगे इस खबर का पोस्टमार्टम। Regarding सीता
भोजन व्यवस्था बड़ी दिक्कत जाता है भोजन व्यवस्था करने में। 3 रात में एक बार मिला। तो आपने सुनी इस वीडियो के पीछे की आवाज को। ये वो गार्ड्स हैं, वो दैनिक वेतन भोगी हैं जो ये कहते हैं कि दरअसल जो बाघ बाड़ों में रखे गए हैं उन्हें खिलाने पिलाने के लिए बाकायदा सरकार से एक मोटा पैसा, एक बड़ा बजट जो है वो टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। टाइगर्स को, जो बाड़े में रखे गए टाइगर्स हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए। लेकिन उस पैसे की बंदर बांट होती है और टाइगरों का भोजन बनवाया जाता है, बाघों के लिए जो खाने का इंतजाम किया जाता है वो यही दैनिक वेतन भोगी, यही श्रमिक करते हैं। और वो इस तरीके से उनसे चीतल मरवाए जाते हैं। वन्य जीवों का शिकार खुद बीट गार्ड्स करते हैं, गार्डों से करवाया जाता है, दैनिक वेतन भोगियों से करवाया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीतल, ये वन्य जीव आप देख सकते हैं, ये चीतल हैं जो इन्हीं रिजर्व के चीतल हैं, जानवर हैं। दैनिक श्रमिकों ने हमें बताया कि पहले डंडे लेकर उनसे दौड़वाया जाता है इन चीतलों को। और जब ये दौड़ते दौड़ते, क्योंकि चीतल डरा सहमा और बहुत कमजोर सा एक जानवर होता है जो डरा हुआ सहमा हुआ होता है और पीछे देखकर दौड़ता है। और जैसे ही ये बाड़ों में टकराते हैं, ये फेंसिंग में टकराते हैं, स्वतः आधे तो वे तभी अधमरे हो जाते हैं। और बाद में जब चीतल गिर जाता है तो डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर इसी तरीके से, जैसे आप ये तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं, इसी तरीके से जिप्सी में डालकर, अगर आप ध्यान देंगे तो ये गाड़ी, ये जिप्सी भी वन विभाग की जिप्सी है। चीतल की लाशों को इस तरीके से डालकर और बाघों के भोजन के लिए ले जाया जा रहा है। हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, अब हम आपको वो लोग सुनाएंगे, वो दिखाएंगे, वो चश्मदीद हैं जो ये बताते हैं कि जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो उन्हें दैनिक वेतन भोगी से निलंबित कर दिया गया, उनके ऊपर केस लाद दिए गए, उन पर कार्रवाई कर दी गई। कई विभागीय साजिशें हैं जो उनके खिलाफ की गई हैं। ऐसे कुछ चश्मदीद हैं जिनकी बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो खुद ये बताएंगे कि ये शिकायतें जब उन्होंने की अपने उच्च अधिकारियों से तो उन्हें ही टारगेट किया गया, उन्हें इसका निशाना बनाया गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीटीआर में हैं कुछ आस्तीन के सांप, इसीलिए जांच करनी चाहिए कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीटीआर में कुछ आस्तीन के सांप हैं। बीटीआर में कुछ भक्षक हैं जो रक्षक थे लेकिन वो भक्षक बन गए हैं। वन्य जीवों की मौत पर यह बड़ा खुलासा स्वदेश न्यूज कर रहा है कि हाथियों के पहले भी कई जानवरों की हत्याएं होती रही हैं। चश्मदीद को सुनिए चीतल की घटना पर, जिन्होंने ये कहा, क्योंकि वो खुद वन्य जीव के संरक्षक थे, आदिवासी थे, गौड़ भील जाति के थे, उन्हीं में रहे हैं। उन्हें लगा कि ये पाप हमसे क्यों कराया जा रहा है। जब उन्होंने विरोध जताया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। सुनिए। उनकी पकड़ने की स्थिति आती है तो उनको हम डैमेज करते हैं, पिंजरा होता है, मारते हैं, हमसे अपराध कराया जाता है। दवा का असर रहता है, ऐसी स्थिति में और इसी के दरमियान हमारे एक सुरक्षा श्रमिक के साथ ऐसे हाथी कटवाया गया था, उसको अपराधी घोषित कर दिए थे। तो उसमें से भी हमको डर लगता है कि आज तक हम कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। कोई फोटो या वीडियो उसको मिलान कर रहे हैं, क्योंकि पूरा उसी बेस में हम बात किए श्रीमान जो 3 संचालक महोदय से, उसे कंप्लीट फोटोज तो श्रीमान जी हमारी जान जा सकती है, ऐसे आप कार्य करा रहे हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? तो कहीं वो तो पार्क में रिक्स वाला काम रहता ही है। ये लग रहा है कि हम आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देते देते हम थक गए हैं और हमारी बात जो है पूरे बांधवगढ़ के श्रमिकों को नहीं सुनी जाती है, उससे हम त्रस्त हो गए हैं। और हम यहाँ पे अभी ज्ञापन दिए हैं और सभी श्रमिक जो है ज्ञापन के लिए यहाँ पे आए थे। और क्या है कि ये श्रमिक जो है कभी भी अपनी जान जोखिम में डाल करके मौत के शिकार हो सकते हैं। ये मामला क्या है, तानाशाही पार्क प्रबंधन द्वारा मचाया हुआ है कि मेल है, ये पुराने श्रमिकों को हटा करके नए श्रमिक रखे गए हैं और वो भी रिसोर्ट से हैं, जिसकी 6 जिप्सी चलती हैं, वो रीवा से रहने वाले हैं। सब एडल्ट से ऐसे श्रमिकों को पार्क प्रबंधन द्वारा रखा गया। फिर जब उनकी, तो यही है हमारा ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट 3। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो था हाथियों की मौत की तफ्तीश करने, लेकिन जो खबरें अब वहां से सामने आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है बीटीआर में। और हमें दिक्कत, हमारी परेशानी ये है कि एक अकेला बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बीटीआर की ये कहानी है। तो इस देश में पता नहीं कितने ऐसे टाइगर रिजर्व हैं, कैसे कितने ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं वन्य जीवों के लिए, वहां क्या क्या हो रहा होगा। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि वर्दी वालों का जंगल राज जंगल में चल रहा है। अब जंगल में जानवरों का राज खत्म है,
सरकार ने बीटीआर बनाए, सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए, फॉरेस्ट रिजर्व बनाए, लेकिन वहां पर अब जानवरों का राज नहीं है, वहां पर अब इंसानों का राज है। दरिंदगी अब जानवर नहीं करते हैं, दरिंदगी अब इंसान करते हैं, वो भी जानवरों के साथ। ये बड़ा उलटफेर हुआ है। तो आइए, हमारे एक्सपर्ट्स कुछ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमारी खबर की तस्दीक करेंगे, आपको जानकारी देंगे, अपने अनुभवों से बताएंगे। मेरे साथ इस समय हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस समय टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, आज़ाद सिंह डबास सर हैं। आप भूतपूर्व IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आप आते हैं, आपका एक लंबा कार्य अनुभव रहा है, और अभी एक वो जागरण मंच भी चला रहे हैं, सिस्टम सुधार मंच वो चला रहे हैं, उसमें वो काफ़ी सक्रिय हैं और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो इस सिस्टम में सुधार के लिए अपना बाकी जीवन और उसका योगदान देते रहेंगे। मेरे साथ अजय दुबे जुड़ रहे हैं। आप एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वन्य जीव और पर्यावरण के लिए एक सजग व्यक्तित्व हैं, और अजय बहुत काम करते रहते हैं वन्य जीवों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और उनके अधिकारों का जब जब हनन होता है तो डबास सर, अजय दुबे जी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और सिस्टम को चेताते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और डबास सर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आप आते हैं, आप पे एक लंबा कार्य अनुभव रहा है और सिस्टम सुधार का आप एक मंच ऑलरेडी चला भी रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पर नजर डालेंगे कि ये पूरा जो सिस्टम है, जो तंत्र जो भ्रष्ट हुआ है, वो किस तरीके से काम करता है। तो डबास सर से हम शुरुआत करते हैं। तो सर, मेरी उत्सुकता, मेरी घृणा, मेरी पीड़ा ये है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट बनाए तो गए थे जानवरों के संरक्षण के लिए, उनके जीवन उपार्जन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, एक खुला अहाता देने के लिए कि वो आज़ादी से यहाँ सुरक्षित रहकर गुजर बसर कर पाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर, और मुझे लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो जंगल में जंगल राज इंसानों का होगा और जानवरों से जंगल खाली हो जाएंगे। सर, नहीं, जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल की गई थी भारत सरकार के द्वारा जी। और टाइगर रिजर्व बनने के बाद टाइगर की आबादी में पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश में इजाफा हुआ है जी। और मध्य प्रदेश में भी इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि ये प्रबंधन किन के हाथों में है। आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से आप बांधवगढ़ की बात कर रहे हो। अगर किसी टाइगर रिजर्व का प्रबंधन सक्षम हाथों में नहीं है तो परिणाम वही होगा जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर वो प्रबंधन करप्ट हाथों में है तो परिणाम यही होगा जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और यही हो रहा है। अभी सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने 3 नवंबर को ही जो नवनियुक्त हुए थे बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी, उनको निलंबित किया है। उनके साथ एक सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह नीलामा को भी निलंबित किया है। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है, मेरे अपने स्रोतों से जो जानकारी आई है, इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो मेन कल्प्रिट है, जो मुख्य अपराधी है आज के इस वन्य प्राणियों की मौत का, हाथियों की मौत हो, चाहे 13 टाइगर भी इसी अवधि में इस साल में मरे हैं अभी तक, चाहे उनका सवाल हो, या हाथी भी 13 ही मरे हैं जी। 10 बोल रहे हैं हम बोलचाल में, लेकिन एक बाद में मरा है और दो पेट में थे, वो भी डेथ ही मानी जाएगी। कुल मिला के 13 हाथी और 13 ही बाघ इस साल में गए हैं। और उसका मुख्य अपराधी है जो वहाँ उप संचालक हैं प्रकाश कुमार वर्मा। ये प्रकाश कुमार वर्मा वही हैं जो पालपुर कूनों में 8 चीतों की मौत के भी यही जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक। वहाँ भी यही भ्रष्टाचार करते थे, यहाँ भी इन्होंने वही भ्रष्टाचार किया है। कूनों में इनके भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें थी, इतनी शिकायत आई कि अल्टीमेटली सरकार को इनको हटाना पड़ा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी गंभीर शिकायतों की आज तक कोई जांच नहीं हुई, मात्र हटा के यहाँ पदस्थ कर दिया। ये कोई समाधान नहीं है। और यहाँ आके उनके हौसले इतने बुलंद रहे, जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने आते ही फिर से भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। और उसी का हम नतीजा देख रहे हैं। ना वो कोई पेट्रोलिंग करते हैं, ना उनका स्टाफ से कोई सामंजस्य है, ना उनका ग्रामीणों से कोई सामंजस्य है, बस अपने धुन में रहते हैं।
और जो बाहर से, जो दूसरे बड़े बड़े शहरों से पर्यटक आते हैं, खासतौर से एक्टिविस्ट टाइप के लोग जो आते हैं, उनको आगे पीछे घूमना, वरिष्ठ अधिकारियों के आगे पीछे घूमना और वरिष्ठ नेताओं के आगे पीछे घूमना, यही वर्मा जी का धंधा है। ये उनकी शासकीय ड्यूटी नहीं है। ये जो शासकीय ड्यूटी जो उनकी डिफाइंड है कि कम से कम 15 दिन 15 रात को उनको पेट्रोलिंग करनी चाहिए, वो तो दिन में भी नहीं करते हैं। रात की तो बात ही छोड़िए। जब अधिकारी, मौके का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जब पेट्रोलिंग नहीं करेगा तो नीचे के अधिकारी या कर्मचारी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको पहले एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा स्टाफ के सामने। उसमें ये फेल रहे हैं। इन्होंने यहाँ एलिफेंट मद में जो पैसा आता है उसमें भी अनाप शनाप खरीदी की है, और उसमें इवन जो स्थायी कर्मी है उनके जो बेड होल्डिंग्स वगैरह जो भी बनते हैं उसमें भी करप्शन किया है। काफ़ी करप्शन अभी इनका सामने आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं इनके खिलाफ। स्ट्राइक तक हुई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है सर, मैं यही आपसे आगे भी जानूंगा कि जब ऊनो में इस अधिकारी का जो आप बता रहे हैं, वर्मा, जो भी उप संचालक हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जब ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है तो संरक्षण कैसे मिलता है? इस पर मैं आगे आपके पास आऊंगा। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय खास से एक्टिव रहते हैं, और जैसी जानकारी मेरे पास है कि अजय, क्योंकि आज इतवार का दिन है, अजय आज भी अपने फील्ड में हैं, अपने काम पर हैं। मैं और अजय दुबे कम से कम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और वाइल्ड लाइफ को लेकर काम कर रहे हैं। अजय, ये मेरे नॉलेज में है। मध्य प्रदेश में जब भी मध्य प्रदेश में चीतों से जुड़ा, बाघों से जुड़ा, वन्य जीवों से जुड़ा कोई भी मसला हुआ है तो अजय ने खुलकर इस बात पर अपनी आवाज बुलंद की है। अजय दुबे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस तरह की राजनीतिक विरोधों का सामना करना पड़ सकता है या क्या उनके खिलाफ में एक्शंस हो सकते हैं। ये अजय का अपना जिम्मेदारी भरा रवैया है। और मेरे सहयोगी उमरिया से इस वक्त विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास ने ग्राउंड जीरो पर इस रिपोर्ट को कवर करने में काफ़ी मदद की है और विकास इस वक्त मौके की परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो अजय दुबे के पास में जाऊंगा, एक क्रिस्प रिएक्शन में सबसे पहले विकास से लूंगा। विकास, इस वक्त की परिस्थितियां वहां पर क्या हैं? बांधवगढ़ में, उमरिया में हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसे लेकर अभी का अपडेट आपके पास क्या है? विकास तिवारी, आप थोड़ा सा कोशिश करिए नेटवर्क एरिया में आने की, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। अजय दुबे, अजय, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अजय, इस पूरी खबर पर, हाथियों की खबर पर और अब जो हो रहा है उसे लेकर लीगल एस्पेक्ट और इसके अलावा फॉरेंसिक को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, एक जागरूक युवा हैं और मुझे लगता है देश के बहुत सारे युवाओं को जरूरत है कि वो अपने पर्यावरण पर, वन्य जीव संरक्षण पर थोड़ा सा काम करें। आपका रिसर्च क्या कहता है अजय? देखिए अक्षय जी, आपको पहले धन्यवाद कि आपने हाथियों के मुद्दे पे एक ग्राउंड स्टोरी करी और काफी गंभीर फैक्ट्स आप लेके सामने आए जी। इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज से करीब 10 दिन पहले नेशनल गेम ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच दिल्ली ने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी ने भी इस मामले पे संज्ञान लेके सुओ मोटो और एमपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है और जिसकी पेशी अब दिसंबर में है और एनजीटी की जो सेंट्रल बेंच है भोपाल, उसमें सुनवाई होगी। तो अब एक तरह से ये मामला ग्रीन कोर्ट में चला गया है और जो जहर था वो कैसे आया, कोदो में कैसे मिला और ये कोई मानवीय गतिविधि थी या नेचुरल है, ये सब अब कोर्ट के अधीन हो गया है। तो हमें खुशी है कि ये मामला अब किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। और इस वक्त अभी तक जो सरकार ने जो इस पूरे हाथी वाले मामले में जो जांच करवाई है उसमें बरेली जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है जो वाइल्ड लाइफ के इश्यूज देखता है, उसमें जो एलिफेंट्स के बायोप्सीज गए थे उनकी रिपोर्ट में तो ये प्रमाणित हो गया है कि जहर से डेथ हुई है, लेकिन जहर सोर्स क्या था अभी इसका इंतजार है। और इस वक्त जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर और हैदराबाद की लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां से भी 2 रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण आनी है कि जहर का सोर्स क्या था, नेचुरल या अननेचुरल, और उसमें कोई फाउल प्ले था या जो भी कारण थे। तो ये दोनों रिपोर्ट बहुत गंभीर है, इनको तो करीब 3-4 दिन पहले आ जाना था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल मंडे है और वर्किंग डे है,
तो शायद ये रिपोर्ट कल उजागर हो जाए कि कोदो में फंगस में पॉइजनस कैसे हुआ। ये प्लांट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेहतर बता पाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर जब ये पूरे 1984 में असम में जब करीब 30 से अधिक हाथी मरे थे वहां पे, तब भी ये आया था कि उन्होंने किसी जहरीली चीज का सेवन कर लिया था, और उस वक्त भी भारत सरकार ने उस पर कई जांच करवाई थी और उसमें राज्यों को निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब इतना लंबा समय गुजर गया कि लोग उसको भूल गए उस हादसे को। अजय, मुझे बड़ा खेद है, आपको रिपोर्ट्स पर बिलीव है। अजय, मैं ये कहता हूं कि मुझे रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारे दर्शक भी और अजय भी, और आप डवास सर बहुत सीनियर IAFS ऑफिसर हैं। अजय, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कैसे मान लूं? आप बताइए, 29 तारीख की घटना है, वाइल्ड लाइफ इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 10 हाथियों की मौत आज तक कहीं नहीं हुई, किसी टाइगर रिजर्व में, किसी संरक्षित क्षेत्र में नहीं हुई। और यह खबर जब स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर कवर करने के लिए गया, हमने आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को ऑन एयर किया है 14 तारीख को। 3 दिन से आप इन खबरों को देख रहे हैं, अब अखबारों में छप रहा है, अब रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया जा रहा है। और जहां तक जहर के सोर्स की बात है, तो हम इन्वेस्टिगेशन कर सर पहले ही बता चुके हैं। आपसे भी चर्चा हुई, आपने भी स्वीकार किया कि जल, पानी एक ऐसा स्रोत है जिसमें हाथी धोखा खा सकता है। अगर जल में जहर हुआ तो इकलौता सोर्स है जल जहां से हाथी जहर का इंटेक कर सकता है। अदरवाइज हाथी किसी जहर को नहीं खा सकता, क्योंकि हाथी बहुत अच्छे से पहचानता है। तो फिर कोदो कैसे खा ली? पता नहीं। मैं माफी चाहूंगा, मैं इस सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं, और सिस्टम पर सवाल उठाने वाले तो सबसे बड़े सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, आजाद सिंह डवाज हैं, जिनका मिशन ही सिस्टम पर सवाल उठाना है और उसकी जड़ तक जाना है। तो अजय, क्यों आप इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स का? आपको लगता है, आप खुद कह रहे हैं रिपोर्ट्स क्यों पेंडिंग है? हमें नहीं पता। मैं भी जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट्स पेंडिंग क्यों हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी भी कोर्ट कचहरी करते हैं, हम तो CBI जांच की मांग कर रहे हैं, और अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, हम तो उसमें भी कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे कि जो टाइगर रिजर्व का जो मैनेजमेंट होता है, उसमें कानूनी जो जिम्मेदारियां सरकार पे हैं, जो ड्यूटी है, वो कहाँ फेल हुई है। कभी भी यदि किसी भी बात को यदि आप लड़ते हैं तो रीजनेबल, लॉजिकल होना जरूरी रहता है। हम निश्चित तौर पर अभी तक ये देखते हैं कि सरकार ने जो भी रिपोर्ट्स आई है, सागर की फॉरेंसिक लैब की है, बरेली की है, या स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी, तो जब सारी रिपोर्ट्स आपके पब्लिक डोमेन में, तो अभी सरकार ने एक भी अवेलेबल नहीं कराई है। तो क्यों नहीं कराई? पब्लिक डोमेन ने क्यों? आप मीडिया को दीजिए, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें दीजिए। ये लोग आपस में खेलते रहते हैं। आपको पता है, एक अखबार ने एक खबर छापी, तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो जानवरों से जुड़ा था, उनकी वेबसाइट पर जाकर जवाब दिया है। क्यों भाई? देखिए, क्या होता है कि आपको जो भी सरकारी संस्थान है, यदि उनकी रिपोर्ट्स एक आम नागरिक को देखने का अधिकार है, और वह जो रिपोर्ट्स रहती हैं, आप उनको देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट सही है, गलत है, जो भी है। क्योंकि इस समय 11 एजेंसीज जो हैं इस पूरे हाथी वाले मामले की जांच कर रही हैं। उसमें से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है, उसके अलावा MP के फॉरेस्ट भी है। हम MP के फॉरेस्ट पे तो भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो नेशनल लेवल की जितनी भारत की जितनी लैब हैं, उनमें जहां जहां सैंपल गए हैं, इन रिपोर्ट्स को हमें देखने का अधिकार है, और उन रिपोर्ट को देखने के बाद हम उस पर ट्रस्ट करें या ना करें, ये विषय, ये हमारा विवेक है। वो तो रिपोर्ट्स खुद बताएंगी सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप सब कुछ दरकिनार करके स्वदेश न्यूज की इन्वेस्टिगेशन को सबसे बड़ा आधार बनाएं, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसका भी सच है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थी लोकल सोर्सेस की जानकारी के आधार पर, जो लोग सदियों से वहां रह रहे हैं। और हम शायद ना मान पाए उन लेबोरेटरीज में बैठे हुए साइंटिस्टों की बात, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने कवर किए। विकास तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विकास, अभी का अपडेट क्या है? क्या हो रहा है वहां? क्या हलचल है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और अब जब ये खबरें अचानक से उभर कर सामने आई उसके बाद? देखिए, अभी तो पूरा पार्क प्रबंधन, पार्क अमला, जो हमारे पास में अभी जो खबरें आई हैं, वो ये आ रही है कि सलखनिया ग्राम के आसपास जितने भी खेत हैं, जितने उस खेत में बाड़े लगे हुए हैं, उन बाड़ों को तोड़ा जा रहा है।
क्यों तोड़ा जा रहा है जी। ये समझ के परे है। अभी जी। खेती लगी हुई है, एक तरफ जंगली जानवरों को खेत में जाने से बचाना है, लेकिन यहाँ पर पार्क प्रबंधन द्वारा बाड़े तोड़े जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है क्यों तोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पार्क क्षेत्र के आसपास की जो कोदो की फसल है वहां तक पहुंच के लगातार किसानों को बोला जा रहा है कि आप अपनी कोदो की फसल को जल्द से जल्द काटें और खेत से बाहर करें। अभी जो एक मिशन चल रहा है कोदो की फसल, किसान लगातार इस परिक्षेत्र में उमरिया पार्क परिक्षेत्र में चारों तरफ परेशान हैं किसान कोदो की फसल को लेके। तरह तरह की परेशानियां जो हैं अभी इस समय किसानों को हो रही हैं। एक तो बड़ा मामला जो हाथियों की मौत के बाद ये कहा गया कि कोदो की फसल खाने से हाथियों की मौत हुई, ये लैब रिपोर्ट के बाद जो कहा जा रहा है कि कोदो की फसल खाने के बाद हाथियों की मौत हुई, उससे किसानों की परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अब वो परेशान हैं। पहली बात तो उन्हें अपनी कोदो की फसल को खेत से उठा के ले जाना है। दूसरी, अगर जिन किसानों की कोदो की फसल कट गई है वो मार्केट में पहुंचने के बाद बिकने को तैयार नहीं, लोग उसको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोदो की फसल जहरीली है। ठीक है, किसानों की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड IFS ऑफिसर राजा सिंह डवासर हैं और आपने सिस्टम को बदलने के लिए बड़ा बीड़ा उठाया और जब से आपकी उपलब्धि ये है कि 30 साल की सर्विस में 30 ट्रांसफर, ये रिकॉर्ड आपके नाम है। सर लीजिए, ग्रामीणों को परेशान करना शुरू किया जा चुका है, यानी कि वन विभाग खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। नहीं, अगर ऐसी खबरें जैसे कि आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, अगर ये सही है तो इस पे थोड़ा सा विभाग को ज़्यादा संजीदगी बरतना चाहिए। और कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ में बहुत हज़ारों हेक्टेयर फसलें ख़राब हो जाती हैं। शासन को चाहिए कि जिनने भी कोदो की फसल उगाई है, अगर विभाग ऐसा मानता है, ये अभी तय नहीं हुआ है, अभी जांच में कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट निष्कर्ष नहीं बना है कि वो कोदो की फसल खाने से ऐसा हुआ है या जैसे आप कह रहे हैं कि तालाब के पानी में जहर हो सकता है। तो कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अभी सिर्फ ये लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस कारण से हुआ है। और विभाग अगर ऐसा मान के कोदो की फसल के उसके स्टेम में या जिस भी पार्ट में ये फंगस आया है उसको अगर डिस्ट्रॉय करवा रहा है तो समझाइश दे के कराया जा सकता है और सरकार उसका बाकायदा मुआवजा दे सकती है। मुआवजा सर देयर इज नो एविडेंस, सर देयर इज नो एविडेंस। नहीं, एविडेंस तो अभी वो भी नहीं है कि फंगस कोदो में था या कोदो में जहर था। जहर हमारी रिपोर्ट कहती है, जहर फॉरेंसिक की रिपोर्ट कहती है, लेकिन कोदो को बदनाम कर देना हमारी रिपोर्ट थी कि डैम के पानी में जहां मछलियां कछुए मरे मिले उसकी आज तक जांच नहीं हुई, जबकि वो डैम साफ करवा दिया गया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया वो डैम साफ करवा दिया। उसकी भी जो वाइल्ड लाइफ वाटर की जो वाइल्ड लाइफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो वहाँ इस तरह के प्रमाण मिले हैं तो विभाग को चाहिए था, मैनेजमेंट टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट को चाहिए था कि उनको भी वहाँ से सैंपल लेकर उनकी जांच कराते, तत्काल करा सकते थे, तत्काल करानी चाहिए भी थी। वाटर होल्स में देखना चाहिए किसी में जहर तो नहीं है। ये आप जो पॉइंट उठा रहे हैं बड़ा वैलिड पॉइंट है और इस पर अगर विभाग ने ध्यान नहीं दिया है तो एक बड़ी चूक मैनेजमेंट के द्वारा की गई है। जी लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि भाई एक ऐसा डैम जहां पर सिर्फ 100 फीट का एरिया या 150 फीट का एरिया ऐसा है जहां से हाथी उतरकर पानी पीते हैं, सिर्फ उतनी ही एरिया की मछलियां मरी मिली हैं, दोनों तरफ वन विभाग की चौकी है। और दूसरी बात ये कि कोई भी इतना तेज जहर जो पानी में डायलूट ना हो, क्या ये किसी एक्सपर्ट के बिना, सिस्टम की मिली भगत के बिना मुमकिन हो सकता है? एक छोटा सा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे अंदाजे के आधार पर जवाब दें, लेकिन क्योंकि जैसा अजय भी जानते हैं कि एक बड़े जीव को मारने के लिए बहुत विषाक्तता की जरूरत हो सकती है। नहीं, वाटर होल्स में जहर मिलाने का कोई ये एक तरीका है वन्य प्राणियों को ख़त्म करने के लिए, उनको जो है उनको मारने के लिए एक तरीका है। ये ग्रामीण कई बार अपना फसल का वो करने के लिए ही आक्रोश में आके भी कई बार कर देते हैं। कई बार जो गिरोह, ऑर्गेनाइज गिरोह भी कहते हैं बांधवगढ़ के आसपास सक्रिय है, उसके माध्यम से भी ऐसा हो सकता है। तो सर ये बिना सिस्टम की मिली भगत की मुमकिन है क्या?
नहीं, ये मिली भगत मैं ना भी कहूं, लेकिन ये नेग्लिजेंस तो 100% है ना, लापरवाही तो सवाल ये है कि ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है। और ये इसके डिप्टी डायरेक्टर के आप टूडारी जांच कराइए ना, विभाग जांच कराए ना इसकी। इसने सर कितने दौरे किए हैं? कैसे ये लोग, आप बता रहे हैं ऊनो जैसा उद्यान जहां पर खुद प्रधानमंत्री गए, चीते लेकर आए गए, वहां मौत हो जाती है, और उधर की बड़ी लापरवाही वाला व्यक्ति अधिकारी यहां पदस्थ किया जाता है। ये रेवड़ियां बट कैसे रही हैं सर? ये तो सूली पर चढ़ा देने वाला क्राइम। यही तो मैं अपने पत्राचार में, जो मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखा हूँ, 2 पत्र लिख चुका हूँ, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ऐसे संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों को कैसे ऐसी प्राइम पोस्टिंग दी जा रही है। और अगर 1 मिनट बांधवगढ़ की ही जरा बात कर लें तो अभी 1 साल तक ये डबल चार्ज में रहा। सीसीएफ शहडोल इसके फील्ड डायरेक्टर बने रहे, सरकार ने पोस्टिंग नहीं की। उसके 1.5-2 साल पहले एक ऐसे अधिकारी फील्ड डायरेक्टर रहे जो दौरा ही नहीं कर सकते थे, जिनकी पीठ में दर्द था, जिनका ऑपरेशन हुआ था, जो पीठ में बेल्ट बांधे रखते थे। अब ऐसे अधिकारियों को आप पोस्ट करेंगे जो दौरे के लायक ही नहीं है। या तो उन्होंने खुद करवाई तो वो भी गलत है, और अगर सरकार ने की तो उनका चयन बिल्कुल गलत है। ऐसे अधिकारी जो दौरा करने में ही अक्षम हो, राजीव कुमार मिश्रा नाम के एक अधिकारी वहाँ 1.5 साल के आसपास वो रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में नीचे का अमला फिर वो हो जाता है। उसमें जैसे प्रकाश कुमार वर्मा जो अभी जिनकी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है, इसी तरह से एक लवित भारती करके उस समय लगभग 2 साल डिप्टी डायरेक्टर है, वो भी यही काम करते थे, सिर्फ पैसा खाना, कोई दौरा नहीं करना, और जबकि बिल्कुल यंग ऑफिसर थे। ये तो प्रमोशन से हैं। प्रकाश कुमार वर्मा ये रेंज अफसर से चले हैं। और आपको और बात और बता दें, ये प्रकाश कुमार वर्मा की कास्ट भी संदिग्ध है। इनका कास्ट सर्टिफिकेट भी ऐसा बताया जा रहा है कि फर्जी है। ये स्डोल ट्राइब के नाम से रेंज अफसर भर्ती हुए हैं, जबकि ये खरगोन के महेश्वर तहसील के रहने वाले हैं। ये 3 भाई हैं, इनके एक भाई यहाँ स्टेनोग्राफर थे इंदौर व्रत में, और 2008-9 के आसपास तत्कालीन इंदौर व्रत प्रभारी नरेंद्र कुमार साहब ने उसकी जांच भी की थी। अब जांच में क्या निकाला उन्होंने, ये आज तक सामने नहीं आया। वो 1 साल पहले रिटायर भी हो चुके हैं। इनकी प्रकाश कुमार वर्मा की भी ढेरों कास्ट को लेकर ढेरों शिकायतें हैं। और देखिए, शिकायत आने के बाद इसको कहाँ रखा गया, प्रशासन 1 में, जहां वो शिकायतें डील होती हैं एसीएफ की, वहां पे एसीएफ को के रूप में ये पदस्थ है 2-3 साल। जब विभाग इस तरह की अंधेरगर्दी मचाए हुए है तो ये फील्ड में आके तो आप ये देखिए कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को ऊनो भेज दिया जाता है, और ऊनो से अगर पदस्थापना होती है या उन्हें ट्रांसफर मिलता है तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी सुना है कि कूनो में भ्रष्टाचार की इतनी गंभीर शिकायतें इनकी थी, जिसका कोई पता नहीं किस बात का ऐसा बताया गया। ऐसा भी जानकारी आई है कि जो बाड़े में रखे थे चीते, उनको जो है भैंसे का मीट खिलाया जाता था फ्रिज में रख के, और बकरे का चार्ज किया जाता था। ये तो हालत है, बताइए, ये हालत है। अजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने लंबा काम किया है, आप जंगलों में रहते हैं, आते जाते हैं, सारा कुछ आपका फील्ड है। मैं ये आपको लगता है अजय, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, अगर हम रिपोर्ट से हट जाएं जो अभी लैब से नहीं आई हैं, हाथियों की डेथ के पीछे कॉज की हम बात करते हैं, उसके षड्यंत्र की तरफ अगर हम देखें, हम साजिश की तरफ इशारा देखें, जो रिपोर्ट्स कर रही हैं, जो परिस्थितियां कर रही हैं, क्या बिना प्रशासनिक लापरवाही के इस तरह की घटनाएं मुमकिन हैं अजय? देखिए अक्षय, ये आपकी जो भी खबर है, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जो 3 एपिसोड आए हैं वो फॉरेस्ट उसको संज्ञान पे ले, और हम लोग भी उसको प्रोवाइड करेंगे, और एनजीटी भी ले, क्योंकि आपकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसमें जिस डैम में पानी के जहर होने की बात है वो बहुत चिंतनीय विषय है। क्योंकि हाथी निश्चित तौर पर पानी में धोखा खा जाता है यदि पानी में जहर है, क्योंकि अन्य कोई चीज जो भी खाता है वो बहुत झाड़ के और बहुत साफ सफाई से खाता है। तो यह पानी एक सोर्स हो सकता है जहर का। और जिस जगह पे ये घटना हुई है उसके आसपास प्राइवेट जो रिजॉर्ट्स हैं उनकी बहुत सारी जमीनें, ये कटनी के निकट का इलाका है। देखिए, जो पर्टिकुलर जो एक्सीडेंट जिस जगह हुआ है, जहाँ पे ये सनखनिया गांव के पास, वहां पर 3 जो कोर रेंज है बांधवगढ़ की, खितौली, पतोर और पनपथा, ये तीनों का जंक्शन है। और इस जंक्शन में जो टूरिज्म के लिए लोग आते थे अवैधानिक तौर पर बिना परमिशन लेके बांधवगढ़ से, वो प्रवेश करते थे।
तो कुछ समय पहले ही वहां पर खाइयां बनाई गई उस प्रवेश को रोकने के लिए। तो क्या ये कोई सिंडिकेट है जिसने कि पानी में जहर मिलाया, जिसके व्यवसायिक हितों पे नुकसान हो रहा था? जो हाथी आते आते थे तो कईयों के रिजॉर्ट टूटे हैं, वहां डिस्टरबेंस हुआ है, टूरिज्म वालों का नुकसान हुआ है। तो ये जरूर एक आप जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि किसी ने जहर देके एक सफाया करने की कोशिश करी है। और ये अब आजकल में तो ये जो लैब की रिपोर्ट से ये भी जस्टिफाई कर ही देंगे जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब एक कोई टाइगर रिजर्व बनता है तो उस टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफिसर भी पदस्थ होने चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि जो फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी को पदस्थ किया गया वो वाइल्ड लाइफ में कभी नहीं रहा, वो फॉरेस्ट्री में अधिकतर रहा। जिस दिन ये घटना हुई है उसके करीब 3 दिन पहले वो साधारण एक पत्र पे छुट्टी के आवेदन देके चला गया और उसको आज तक उसकी जो छुट्टी है आप यकीन नहीं मानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत करी ही नहीं है। जब प्रॉपर छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई तो वो कैसे चला गया? उसके अलावा जिसको चार्ज दिया गया संजय टाइगर रिजर्व के जो फील्ड डायरेक्टर थे उन्होंने अमित कुमार दुबे, उन्होंने जो फील्ड डायरेक्टर बांधवगढ़ हैं उनका सेम जो ऑफिशियल होती है जिसमें सारी सूचनाएं, आप जिस तरह पेट्रोलिंग को इम्पोर्टेंट मानते हैं उसी तरह सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके मोबाइल में सरकारी सिम रहती है, उस पर जानकारी आती है, आदान प्रदान होती है। तो वो सिम करीब 5 दिन बंद रही। जब संजय टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बांधवगढ़ वालों से वो सिम अपने मोबाइल में यूज ही नहीं करी तो एक तरह से मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग तो हुई नहीं है। बहुत बड़ी इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और जहर के अलावा अधिकारी स्तर से जो लापरवाही हुई है ये सब सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है। 10 हाथी अब तक के रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में तो शायद कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। जी हाँ। बहुत बड़ी संख्या में सालों से वहां बाघों के शिकार के बहुत प्रकरण आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर वन विभाग की जो लीडरशिप थी, अभी चूंकि वन मंत्री चुनाव भी लड़ रहे हैं उनके पास मॉनिटरिंग का समय नहीं है। समय ही नहीं है। आप मॉनिटरिंग का समय वन मंत्री के पास नहीं है। राइट, बहुत बड़ी बात है। अजय समय थोड़ा सा कम है, मैं डिटेल्स में डबाज सर से आपसे इस पूरे मामले पर बात करूंगा क्योंकि स्वदेश न्यूज इस खबर को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इस मामले में दोषियों को चिन्हित नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि पूरा स्टाफ ही अब बदलना है, इसकी कवायद शुरू की जा चुकी है। तो इस पर हम बात करते रहेंगे। ये बीड़ा हमने उठाया है और हम इसको उठाए रहेंगे क्योंकि सच सामने लाना बहुत जरूरी है। हम हैं स्वदेश न्यूज, हमारे लिए सबसे पहले है देश। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद सिंह डबाज सर आपका, अजय दुबे आपका और सलखनिया से। आप सेकंड के लिए क्या एक बात कह सकता हूं? जी हाँ, बताइए ना। ये कोई भी जांच जब तक कारगर वहां नहीं होगी तब तक इस प्रकाश वर्मा को वहां से नहीं हटाया जाता। यही मेन रोग है, ROGUE रोग। जी, प्रकाश वर्मा नाम के रोग को जब तक वहां से नहीं हटाया जाता तब तक किसी जांच का कोई मतलब नहीं, सही निष्कर्ष आ ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी हम बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे खुलासे और लेकर आएंगे इस खबर पर। अभी आपने देखा है ये ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट 3 और ये जारी रहेगा तब तक जब तक कि हाथियों की मौत के असली गुनहगारों को और जंगल में दरिंदगी कर रहे गुनहगारों को का पर्दाफाश हम नहीं कर देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वदेश न्यूज को कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। तो ये था हमारा ऑपरेशन बांधवगढ़ पार्ट 3 और ये जारी रहेगा तब तक जब तक कि हाथियों की मौत के गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती है और जंगल में हो रहे जंगल राज का हम करते रहेंगे अभी पर्दाफाश। आप रोज देखते रहिएगा स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।